करें शुरू। हाँ भाई, राम राम। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दे थोड़ी सी। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। अब फ़ोन पे जिसको बाय बोलना, जिसको बाय फटाफट बोलो। करें शुरू। अब देखिए, कल कहाँ तक हो गई थी? धारा 10 हो गई थी। धारा धारा 2 की उपधारा 10, क्या नाम था उसका? क्या थी? अधिसूचना। अब ध्यान दें, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये पीछे ध्यान दो। बैठो जरा, जल्दी बैठो। तो धारा 2 की उपधारा 11 में दिए गए हैं माता पिता। कौन दिए गए बेटा? माता पिता। धारा 12 में एक शब्द है जिसका अर्थ है विहित। क्या शब्द है? विहित। ठीक है। और धारा, हाँ जी, मेरा भी राम राम बोलना, ठीक है। धारा 13 में शब्द है अनुसूची। क्या है? और 14 में है, कल बताया था मैंने, कौन? विद्यालय। तो धारा 2 की उपधारा 14 को अपने को, ये धारा 3 में भी काम आएगा, 4 में भी, 5 में भी काम आएगा, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है। तो धारा 14 और धारा 14 में कितने उपबंध हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। पहले में क्या आएगा दोस्तों? सरकारी विद्यालय। कैसा आ जाएगा? सरकारी विद्यालय। दूसरे में क्या आ जाएगा? अनुदानित विद्यालय। क्लियर है बात? तीसरे में क्या आ जाएगा? विनिर्दिष्ट विद्यालय। और इसमें आ जाएगा प्राइवेट स्कूल। चलो, ध्यान है आपको, अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शब्द आएगा अनुवीक्षण प्रक्रिया। इस पे सवाल पूछ लिया उसने कि अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है। फिर 16 के अंदर है विनिर्दिष्ट स्कूल, या शब्द क्या है? विनिर्दिष्ट। कौन सा शब्द है? विनिर्दिष्ट। और 7वें में है, 17वें में है राज्य संरक्षण आयोग। उसमें कौन सा था पहले? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। और ये क्या हो जाएगा? राज्य संरक्षण आयोग। ठीक है। अब बात करते हैं माता पिता की। माता पिता वह व्यक्ति जो बालक पर जैविक अधिकार रखता है। उसमें कौन सा अधिकार था? कानूनन। और यहाँ क्या है? जो बायोलॉजिकल फादर है ना, बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर, उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? माता पिता में। क्लियर है। फिर आता है विहित। विहित का मतलब है मान लिया गया। क्या अर्थ है बेटा? मान लिया गया, कि हम ऐसा करेंगे कि भाई ऐसा माना जाएगा। जैसे मानते हैं कि भाई इस चीज को पूरा कर लिया जाएगा। तो विहित शब्द का क्या अर्थ है? मान लिया गया, या इस अर्थ में लिया गया है।
है ना। जैसे कहेंगे भी अधिसूचना का क्या, कि अधिसूचना को इस अर्थ में लिया गया है जैसे गजट नोटिफिकेशन में सूचनाओं की क्या की जाती है, प्रस्तुति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विहित का मतलब है मान लिया गया है या के अर्थ में माना गया है। इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया। फिर है अनुसूची, जो गजट नोटिफिकेशन में जितनी भी सूचनाएं जारी की जाती है उसके क्रमवार जो बिंदु होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अनुसूची कहेंगे। गजट नोटिफिकेशन में निश्चित क्रम में प्रस्तुत की गई सूचना क्या कहलाएगी, अनुसूची। फिर क्या आ गई, विद्यालय। विद्यालय में क्या आएगा बेटा, 4 प्रकार के विद्यालय। सरकारी विद्यालय जिसका समस्त भरण पोषण कौन करता है, सरकार करती है। अनुदानित विद्यालय जिसका कुछ प्रतिशत अंशदान कौन करती है, सरकार करती है। उसके बाद करेंगे कौन सी, विनिर्दिष्ट खास श्रेणी के विद्यालय, है ना। तो इनका मतलब रक्षा मंत्रालय भरण पोषण करता है। और प्राइवेट विद्यालय क्या है, इनका समस्त भरण पोषण निजी संचालक करते हैं, इनमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब है जिसमें आरटीई की धारा 12 के अनुसार प्राइवेट विद्यालयों में एक प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है बेटा, जब हम 25% आरक्षण देते हैं प्राइवेट स्कूल में, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पैसे नहीं लगते, ऐसे ही 25% निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा दी गई है। किन के बच्चों को, SC, ST, OBC या निर्धन वर्ग के बच्चों को, जो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, उनके बच्चों को क्या किया गया है, 25% आरक्षण दिया गया है ताकि वो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। पीछे लास्ट में सेकंड लाइन चेक सेट ध्यान दो बेटा, वरना मैं ध्यान दे लूंगा तुम पर। हाँ समझ गए, सही कर रहा है ये सारा बिल्कुल। तो आगे भी चेक सेट के उसके जस्ट पीछे वाले, बीच वाले की बात करो ना, पीछे से सेकंड लाइन, समझ गए सही। हाँ, अनुवीक्षण का मतलब है प्रवेश प्रक्रिया। अब प्रवेश प्रक्रिया का जिक्र मतलब जब हम धारा 12 के अनुसार 12 पढ़ेंगे तो 12 के अनुसार प्राइवेट विद्यालयों में 25% बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। तो वो प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, उस प्रवेश प्रक्रिया का जिक्र किस में दिया गया है, अनुवीक्षण में दिया गया है। क्लियर है। अभी 13 तारीख को राजस्थान सरकार क्या करेगी, लॉटरी खोलेगी। पहले 1 तारीख को खुलनी थी, फिर वो रद्द हो गई थी, अब 13 तारीख को खुलेगी। ठीक है। ब्लॉक लेवल पर इस अनुवीक्षण प्रक्रिया के सदस्य के रूप में हम लोग होते हैं। जब प्राइवेट स्कूलों की वो खुलती है ना, लिस्ट खुलती है, तो उस प्रवेश प्रक्रिया पे क्या होते हैं, पूरी ब्लॉक लेवल पर वो लिस्ट जारी होती है, तो वो उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। ठीक है। फिर आता है विनिर्दिष्ट, इसमें खास श्रेणी के विद्यालयों का जिक्र है। और राज्य संरक्षण आयोग क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। तो वहाँ पर आरटी एक्ट की धारा 33 थी और यहाँ आरटी एक्ट की धारा कितनी हो जाएगी, 34। कितनी हो जाएगी, 34। अब मैं सारी धाराएं वापस बता रहा हूँ। पहली धारा में समुचित सरकार है। सरकार कितने प्रकार की बेटा, 3 प्रकार की। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक 1, नंबर 2 राज्य सरकार और नंबर 3। क्लियर है बात। फिर है समुचित, दूसरी धारा क्या है, प्रति व्यक्ति शुल्क। प्रति व्यक्ति शुल्क में क्या लिया जाएगा कि सरकारी विद्यालयों में धारा 2 की धारा उपधारा 14 के उपबंध 1 के अनुसार फीस नहीं ली जाएगी, बाकी के अनुसार फीस ली जाएगी। 3 में कौन है, बालक, जिसमें 3 से 14 वर्ष के बालक को रखा गया है, 6 से 14, और विकलांग बच्चे की श्रेणी में वो 18 वर्ष है। यहाँ तक क्लियर है। फिर नंबर 4 पर आता है असुविधाग्रस्त बालक, जो भौगोलिक, भाषाई, आर्थिक, ज्योग्राफिकल आधार पर क्या हो, अलग हो, जिसके पास सुविधा न हो। और 5वां है विकलांग बालक। क्या है, विकलांग बालक जिसमें अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, विकलांग बालक कहते हैं। इज दैट क्लियर। नंबर 6 पर आता है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहेंगे। इसमें कितने प्रकार के
2, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, पीएस और यूपीएस। 7 नंबर पे क्या आता है? संरक्षक सदस्य, जिनके पास कानूनन क्या हो? अधिकार हो। 8 नंबर पे क्या आएगा? क्या चीज है? स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी वे अधिकारी वर्ग हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम है आरटी एक्ट की देखरेख करना, उसे लागू करवाना। 10 में कौन है बेटा? अधिसूचना। 11 में कौन? माता पिता। 12 में विहित। 13 में अनुसूचित। 14 में विद्यालय। 15 में अनुवीक्षण। 16 में और 17 में याद रह जाएंगे। पहली बात ये बताओ, इनका अर्थ समझ में आ गया? कि याद रहना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, चीजें समझ में आ जाएंगी तो वो क्रम नहीं पूछेगा कौन सा है। एक तो धारा 14 इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसका ध्यान रखेगा किन स्कूलों में फीस ली जाएगी, किन स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी, इसका इंपॉर्टेंस देनी है आपको। फिर धीरे धीरे पढ़ोगे तो दिमाग में अटकने लग जाएगा। पहली बार किसी को याद नहीं होता, ना मुझे याद हुआ था ना आपको होगा। चीजें होती हैं समझने की, मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब उसके बाद आगे की बात अलग है। क्लियर है बात? अब लिख सकते हैं इनको। लेकिन धारा 2 की उपधारा 11, धारा 2 की उपधारा 11 लिखें। इसमें वह व्यक्ति शामिल होता है जिसके पास बालक का जैविक अधिकार होता है। जिसके पास बालक का क्या होता है दोस्तों? जैविक अधिकार होता है, ठीक है। इन्हें बालक का प्राकृतिक संरक्षक उसके बाद लिखो। हाँ, क्या बोला था? मुझे कॉपी दे। इसे बालक का प्राकृतिक संरक्षक भी कहा जाता है। इसे बालक का क्या? प्राकृतिक संरक्षक भी कहा जाता है। प्राकृतिक संरक्षक भी कहा जाता है। यहाँ तक ठीक है? ओके। प्राकृतिक संरक्षक का मतलब समझ गए ना? जो प्रकृति से बच्चे है ना, जो प्राकृतिक संरक्षक, एक तो होता है कानूनन संरक्षक और एक होता है जैविक अधिकार, जो कि प्रकृति ने दिया है माता पिता के रूप में। उसके बाद लिखें नंबर नेक्स्ट, विहित। क्या लिखेंगे? विहित। 12 ही तो लिखेंगे ना। धारा 2 की उपधारा 12, धारा 2 की उपधारा 12 लिखें। विहित। क्या लिखेंगे? विहित। विहित, ठीक है। लिखें। इसका अर्थ है मान लिया गया। इसका अर्थ है क्या? मान लिया गया। क्लियर?
दूसरा क्या बताया था? के अर्थ में लिया गया है, मान लिया गया, या क्या लिखोगे? के अर्थ के रूप में लिया गया है, लिया गया है। जैसे इसे प्रभावी मान लिया जाएगा, है ना, इसे लागू माना जाएगा, इसे समझा जाएगा। इसका अर्थ हो गया विहित। क्या हो गया? विहित। क्लियर? उसके बाद है नंबर धारा 2 की उपधारा 13। धारा 2 की उपधारा 13, धारा 2 की उपधारा 13, ठीक है। उसमें है अनुसूची। क्या लिखोगे बेटा? अनुसूची। अनुसूची। क्लियर? इसमें लिखें अधिनियम, अधिनियम की बिंदुवार सूचनाएं, अधिनियम की क्या? बिंदुवार सूचनाएं। बिंदु, बिंदु नहीं होते कि पॉइंट वाइज, तो उसको बिंदुवार ही तो बोलेंगे। अधिनियम की बिंदुवार सूचनाएं जिन्हें जिन्हें गजट में प्रकाशित किया गया है, जिन्हें गजट में क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है, जिन्हें गजट में प्रकाशित किया गया है। ठीक? जो सूचनाएं डाली गई ना गजट नोटिफिकेशन में, उनको क्या कहेंगे? अनुसूची। इंडेक्स बनाते हैं कि नहीं मैं, बिंदुवार, तो कॉपी के पहले पेज पे इंडेक्स बनते हैं, वो अनुसूची तो होती है। तो एक एक बिंदुवार सूचनाएं, ठीक है। उसके बाद है बेटा विद्यालय। धारा 2 की उपधारा 14, धारा 2 की उपधारा 14, 13 तो हो गई ना, 14 आएगी अब तो ना। देखें इसमें विद्यालय का उल्लेख है, इस विद्यालय का क्या है? उल्लेख है, विद्यालय का उल्लेख है, ठीक है। इसके 4 उपबंध हैं, इसके 4 क्या हैं? उपबंध हैं, ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे बेटा बताओ मेरे को थोड़ा सा? धारा 2, उपधारा 14 और ये ऐसे लिखोगे ना? लिखो 2, 14 और कोष्टक में 1, ठीक है। सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालय जिनका समस्त वित्त पोषण, जिनका समस्त वित्त पोषण, समस्त वित्त पोषण, वित्त पोषण का मतलब पैसों से पोषण करना है ना, फंडिंग करना। समस्त वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है। समस्त वित्त पोषण किसके द्वारा? सरकार द्वारा किया जाता है। समस्त वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है। क्लियर? फिर लिखें धारा 2 की उपधारा 14 और बिंदु 2, उपबंध 2। क्लियर? इसमें लिखेंगे अनुदानित विद्यालय। क्या लिखेंगे? अनुदानित विद्यालय,
अनुदानित विद्यालय। क्लियर? लिख लिया? इसमें लिखें ये वे विद्यालय हैं, ये वे विद्यालय हैं, वे विद्यालय हैं जिनका कुछ प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाता है, अंशदान के रूप में दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे धारा 2 की उपधारा 14 और उपबंध 3। उपबंध 3 तेरे वाले से बना ले, उससे बन जाएगी। इसका मैनेजमेंट मेरे ही नहीं समझ में आया, 12 महीने हो गए। आईफोन अपन ले तो लेते हैं, उसको फ़ोन करने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ से क्या करना होता है। मैं दुखी हो गया इससे। धारा 2 उपधारा 14 और उपबंध 3। क्लियर? लिखें विनिर्दिष्ट विद्यालय, विनिर्दिष्ट विद्यालय, निर्दिष्ट विद्यालय लिखें इन्हें खास श्रेणी के विद्यालय भी कहा जाता है, खास श्रेणी के विद्यालय भी कहा जाता है। जैसे केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल, जैसे केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल। नंबर 2 सैनिक स्कूल, क्या लिखेंगे बेटा? सैनिक स्कूल। मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री स्कूल व जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, मिलिट्री स्कूल और क्या लिख लोगे? नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। क्लियर? ठीक है, ओके। फिर आता है धारा 2। क्या है? धारा 2 की उपधारा 14 और भाई साहब उपबंध 4। उपबंध 4, ठीक है। इसमें लिखें, इसमें धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 4, ठीक है। इसमें प्राइवेट स्कूल्स, इसमें क्या प्राइवेट स्कूल आते हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल आते हैं जिनका समस्त वित्त पोषण, जिनका समस्त वित्त पोषण, समस्त वित्त पोषण, समस्त वित्त पोषण निजी संचालकों द्वारा, निजी संचालकों द्वारा वहन किया जाता है। निजी संचालकों द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? वहन किया जाता है। निजी संचालकों द्वारा क्या कहता है? वहन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी धारा 2 की उपधारा 14 की उपधाराएं चारों। क्लियर है? अब आप हेडिंग डालें, धारा 2 उपधारा 15। अरे इधर
हाँ, धारा 2 उपधारा 15, क्लियर। इसमें लिखें, इसमें अनुवीक्षण प्रक्रिया, इसमें कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? अनुवीक्षण प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया को शामिल किया गया है। यहां अनुवीक्षण का अर्थ, यहां क्या? अनुवीक्षण का अर्थ, ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया से लिया गया है। अनुवीक्षण का अर्थ किससे लिया गया बेटा? प्रवेश प्रक्रिया से लिया गया है। अनुवीक्षण का अर्थ प्रवेश प्रक्रिया से लिया गया है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर 2 और बच गई, इनको और उलटाओ। लिखो पहली धारा 2 उपधारा 16, धारा 2, ठीक है, उपधारा 16, क्लियर। लिखें, इसमें विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट शब्द को रखा गया है। विनिर्दिष्ट शब्द को रखा गया है जिसमें जिसमें खास श्रेणी के विद्यालय शामिल हैं, जिसमें खास श्रेणी के विद्यालय शामिल हैं, जिसमें खास श्रेणी के विद्यालय क्या हैं? शामिल हैं, जिसमें खास श्रेणी के विद्यालय शामिल हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद आता है खास श्रेणी के विद्यालय क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। हाँ, तो वहां विनिर्दिष्ट शब्द का अर्थ लिखा गया है ना यहाँ पर। ये तो विनिर्दिष्ट विद्यालय हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो चीज खास होंगी उसको क्या कहा जाएगा? विनिर्दिष्ट शब्दावली के रूप में कहा जाएगा। तो उसका अर्थ तो यहाँ बताया गया ना भाई, यहाँ तो विद्यालय है, विनिर्दिष्ट विद्यालय। विनिर्दिष्ट का मतलब कहाँ रखा गया है? धारा 16 में। अब लिखें धारा 2 की उपधारा 17, धारा 2 की उपधारा कौन सी? 17, राज्य संरक्षण आयोग, राज्य संरक्षण आयोग। पहले वाली में 9 देखो, देखें क्या लिखा है। 9 में क्या है? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। और अब क्या आएगा? राज्य संरक्षण आयोग। ओके, लिखें, बोलो किस अधिनियम के तहत बनाया जाएगा ये? है, पहले आएगा बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार और आरटीई की धारा 34 के अनुसार। ठीक है, अब लिखो, लिखें, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 यार वो थोड़ा बड़ा कर देना उसको, और वहां से दिखता ही नहीं है ना इतना क्या लिखा हुआ। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3
लिख लिया। धारा 3 के अनुसार वह आरटीई एक्ट की धारा 34 के अनुसार ओके इसका निर्माण किया जाता है। राज्य संरक्षण आयोग का निर्माण किया जाता है, या ये लिख सकते हो गठन किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गई भाई साहब धारा 2। क्लियर है? 17 ही दे रखे हैं, 17 के 17 आपको करवा दिए हैं। 17 के जिनके भी उपबंध थे वो भी सारे करवा दिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं धारा 3। धारा 3, अब इसको ध्यान से देखो। आरटी एक्ट की धारा 3 ये प्रावधान करती है कि बालक 6 से 14 वर्ष की आयु में कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। मतलब ये बच्चे के लिए एक वरदान धारा है कि ये वो धारा है जिसमें इस बात को तय किया जाता है कि बच्चे को निशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। ये बात कौन कहती है? धारा 3। अब कौन से स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी और कौन से में किस प्रतिशत में अनुदान दिया जाएगा, ये बात अब हम चर्चा करेंगे। तो धारा 3 की उपधारा 1, ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो कि धारा 2 उपधारा 14 के उपबंध 1 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में 100% बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। यस और नो? सही है। धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 में कौन से विद्यालय हैं? तो सरकार सारा पैसा देती है, तो भाई साहब एक भी बच्चे से किसी प्रकार का 8वीं क्लास तक कुछ भी शुल्क लिया नहीं जाएगा। सहमत हो बात को? ठीक है। अब सेम वही चीज आ जाएगी, बात है शुल्क लेने की, निशुल्क की बात कर रहा है, तो ये तो हो गए निशुल्क। नंबर 2 और 14 और 2, ठीक है, इसमें अंशदान के रूप में फीस ली जाती है। किसके रूप में फीस ली जाएगी? अंशदान के रूप में फीस ली जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ प्रतिशत हिस्सा ही सरकार देती है, बाकी प्राइवेट स्कूल का होता है। तो ये स्कूल क्या करते हैं? फीस लेते हैं, लेकिन उतनी नहीं लेंगे जितनी क्या लेंगे? प्राइवेट स्कूल लेंगे। यहां तक बात सही है? ठीक है। फिर धारा 2, 14 और 3, इसमें क्या आते हैं? नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल है। इनका बहुत सारा हिस्सा तो सरकार दे देती है, लेकिन कुछ प्रतिशत हिस्सा कुछ खास चीज़ों में पैसा लिया जाता है। सैनिक स्कूल में भी लिया जाता है, प्राइवेट स्कूल में भी लिया इसमें नवोदय विद्यालय में भी लिया जाता है। लेकिन कुछ प्रतिशत, जैसे खाने का हिस्सा होगा या और कुछ होगा, खाना फ्री नहीं देती है गवर्नमेंट, है ना, तो कुछ जगह पर क्या पैसा लिया जाता है। ये प्रावधान है सरकार की। सरकार क्या प्रावधान करती है? जैसे प्रावधान है उसके अनुसार शुल्क लिया जाएगा। अगर सरकार किसी साल नहीं कहे कि भाई नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, ये तय करेगा कि इसकी क्या नियमावली है, कौन से विनिर्दिष्ट विद्यालयों की जैसी नियमावली है उसके अनुसार स्कूल में फीस ली जाए। क्योंकि यहाँ तो 100% सारे बच्चे मना ही नहीं कर सकते। यहाँ सीटें क्या होती हैं? निश्चित होती हैं।
सीट क्या होती हैं? निश्चित होती है। हर बालक यहाँ पर क्या नहीं कर सकता? पढ़ नहीं सकता। इसमें क्या होती है? प्रवेश प्रक्रिया होती है, जबकि सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। तो ये क्या हो गए? खास श्रेणी के विद्यालय। और फिर बताओ लास्ट में क्या लिखना चाहिए मुझे, तुम बताओ थोड़ा सा। धारा 2, उपधारा 14, उपबंध 3, 4 कौन से? अब बताओ क्या लिखूं? फीस ली जाएगी या नहीं? ली जाएगी, फीस ली जाएगी। लेकिन जब हम धारा 12 पढ़ेंगे तो उसका सेक्शन सी आएगा। उस सेक्शन सी में जितने भी बच्चे हैं उनके 25% आरक्षण पर फीस नहीं ली जाएगी। उसका फीस कौन देगा? सरकार देती है उनकी। मॉडल स्कूल अलग प्रावधान है, विशिष्ट निर्देशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उनका मॉडल स्कूल का प्रारूप ही बिल्कुल अलग है। उस पर जुरिडिक्शन डायरेक्ट संभाग स्तर का होता है, जिला और ब्लॉक लेवल का जुरिडिक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष के एरिया में शिक्षा को बूस्टअप देने के लिए मॉडल स्कूल खोले जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। जब ये लगेगा यहाँ के एरिया का विकास हो गया है तो फिर वो अगले, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, ये भी अलग हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है ना, एक रानी लक्ष्मीबाई, वो कुछ और अवधारणाओं के साथ स्कूल होते हैं, या फिर कुछ अलग तरह के, है ना, या माँ शारदे बालिका छात्रा आवासीय विद्यालय योजना। तो ये सारे क्या है? अलग तरह के स्कूल है। इनको सरकारी नियमों से कुछ अलग से अधिकार देके खोला जाता है, तो इनका प्रावधान क्या है? आरटी के दायरे में नहीं आएगा। क्लियर है? तो वहीं पर खास हो गए ना, जिनके नियमावली क्या हो? अलग हो। यहां तक ठीक है? तो ये कौन सी होगी बेटा? धारा 3 की ये बिंदु आ गए। 3.1 ये क्या हो जाएगी? 3.2, ये 3.3 और ये 3 पॉइंट क्या होगी? 4। तो ये 4 बिंदु हो जाएंगे, जैसे धारा 2 है उसके अनुसार ही सारे। तो ये 4 प्रावधान इसके अंदर शामिल है। धारा 3 बच्चे को यह अधिकार देती है कि बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। ये बच्चे का क्या है? अधिकार। तो सबसे पावरफुल धारा कौन सी होगी? धारा 3, जो बच्चे को ये अधिकार देती है कि बच्चा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा, और इसकी व्यवस्था कहाँ किसको करनी होगी? स्टेट को, राज्य को करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार है तो उसकी अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा को लागू किया जाएगा ताकि बच्चा अपना समग्र विकास कर सके। क्लियर? लिख सकते हैं? लिखो। लिखें। धारा 3, यह धारा 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए, यह धारा 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करती है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करती है। अर्थात बालक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेगा। बालक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेगा, यह उसका हक है, अधिकार है। यह उसका क्या है? अधिकार है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है। निम्न प्रावधान है
क्लियर? लिखें धारा 3 उपधारा 1 के अनुसार, धारा 3, जल्दी भाई कट जाएगा फिर तो, वो कट जाएगा जल्दी, हमारी भी राम राम दियो। क्या दिक्कत है भाई? मम्मी पापा हैं तो आशीर्वाद दे देंगे, भाई बहन है तो मेरे का आशीर्वाद ले देंगे, क्या दिक्कत है? और कोई है तो क्या दिक्कत है? आगे लिखो, धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार, ठीक है? अब थोड़ा लैंग्वेज अजीब बनेगी है ना। धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार लिखो, धारा 2, धारा 2, ओके, उपधारा 14, धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 1, ओके। सरकारी विद्यालयों में वो सेम ही तो चीज आ रही है, 2, 14, 1। सरकारी विद्यालयों में 100% बालक, 100% बालक निशुल्क पढ़ते हैं। 100% बालक क्या पढ़ेंगे? निशुल्क पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है। फिर लिखें धारा 3 उपधारा 2, दूसरा बिंदु आ जाएगा उपधारा के रूप में, धारा 3 उपधारा 2, और आगे क्या लिखोगे बताओ? 2, 14 और 2, 2, 14 और 2। अनुदानित विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, घर से ही फोन था, जल्दी आ गया। क्यों? सही बात है ना, घर से था ना, घर से था फोन तो क्या बात है बेटा, फिर मिठाई खिलाएगा फिर लोगों को तुम्हें। लिखो यार इस आदमी से मुझे मिलना है ना। ये क्या कि एक पर्टिकुलर जीन है ना, वो वहीं पाया जाता है, बाकी कहीं पाया नहीं जाता है। ऐसा, ऐसी प्रजाति पहली बार देखी है मैंने ना। देखो धारा 3 की 2, और क्या लिखेंगे? 2, 14 और 2, अनुदानित विद्यालय, ठीक है। इसमें कुछ प्रतिशत, कुछ प्रतिशत आनुपातिक रूप में, कुछ प्रतिशत आनुपातिक रूप में, कुछ प्रतिशत आनुपातिक रूप में शुल्क लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है। ठीक है। अब मैं दो चीजें मैं तुमसे पूछूं अगर इसके निश्चित क्रम में, ठीक है, तो ये तय भी हो जाएगा कि मामला ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बताओ क्या लिखें अपन? धारा 3 की उपधारा 3 के अनुसार, धारा 2, 14 की उपबंध 3, कौन से? विनिर्दिष्ट विद्यालय, इनमें नियमानुसार शुल्क लिया जाता है। तो लिखो धारा 3, धारा 3 उपधारा 3, और आगे लोकेशन क्या लिखोगे? के अनुसार, ये लोकेशन ही तो है इनकी। धारा 2 उपधारा, उपधारा 14, क्या हो गया इसको? ये नाराज हो गया। उपबंध 3, ठीक है। लिखो विनिर्दिष्ट विद्यालयों में, विनिर्दिष्ट विद्यालयों में, विनिर्दिष्ट विद्यालयों में नियमानुसार,
विनिर्दिष्ट विद्यालयों में नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। ठीक है भाई साहब। अब लास्ट बताओ, बोलो। धारा 3 की उपधारा 4 में धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 4 के अनुसार क्या प्राइवेट विद्यालयों में शुल्क लिया जाएगा। जब तक ये पूरा होगा ना आरटी, तुम्हारे पास ये धारा 14 और ये सारी क्या अंगुलियों पे होंगी कि हाँ साहब हमें याद है इसमें ऐसा होगा, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो जाएंगी। ठीक है ना। अब सबको पता है ना सरकार कितने प्रकार की, विद्यालय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, ऐसे ही मामला जच जाएगा सारा। आगे लिखो धारा 3। आप लोगों के लिए यही बोला है, नाराज मत हो ना। हाँ भाई देखो, दोनों सदन का ध्यान रखना पड़ता है ना, एक सदन के बिना गाड़ी चलती नहीं है। आपके लिए भी कहा है ये बात है ना। हम कहीं आगे लिखो धारा 3 की उपधारा 4 ठीक है के अनुसार धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 4 प्राइवेट विद्यालयों में शुल्क लिया जाता है। शुल्क लिया जाता है। अब तुम कहोगे कि साहब जो 25% वाला मामला, तो वो बात कहाँ देखेंगे, धारा 12 में, यहाँ नहीं देखेंगे, वो विशेष प्रावधान की धारा है। आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई आपकी धारा 3। ठीक है, ओके। अब इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु वाले सवाल है ना, जो बाद में सवालों की फ्रेमिंग बताऊंगा कि सवाल कैसे बनाएंगे, वो क्या कर देगा कि शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये लोकेशन चारों ऑप्शन डाल दिए, तो अब वो ये पूछ ले कि निम्न में से किस में शुल्क लिया जाएगा, और ये सारा लिख दे 3, 4, 2, 4, 4 के अनुसार। तो ये तो उत्तर हो जाएगा सही कि इसमें लिया जाएगा और बाकी में शुल्क, या इन तीनों में लिया जाएगा और इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी है ये सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर। उसके बाद लिखें धारा 4। धारा 4। अब इसको समझे बेटा। देखिए, कोई बालक मुख्य धारा में पढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मुख्य धारा, मतलब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, और उसने कक्षा 1 पढ़ ली और कक्षा 2 पढ़ ली, और फिर ऐसा कुछ हुआ कि उसने स्कूल छोड़ दिया। हो सकता है कोई आर्थिक कारण हो सकता है कोई सामाजिक कारण हो, या हो सकता है कि उस घर के अंदर कोई ऐसा है व्यक्ति और वो उसको भेज नहीं पाता हो बच्चे को, और वो अपने पशुओं को चराने के लिए कहाँ चला जाता हो, जंगल में चला जाता हो। नहीं, पशु जंगल में ही चरते हैं भाई साहब हैं। हाँ, एसी वाले कमरे में कोई नहीं चराता पशुओं को, घास नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी कारण हो सकता है कि वह बालक शिक्षा की मुख्य धारा से अपने आप को हटा ले। शिक्षा की मुख्य बालक अपने आप को क्या कर ले, हटा ले। ठीक है, तो उसने मान लीजिए कक्षा 1 और 2 तो पढ़ ली। अब आरटी एक्ट क्या कहता है कि बालक को 8वीं कक्षा तक तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अनिवार्य है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल करवा दूंगा, एमसीक्यू बिल्कुल है, 200 क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें ना। और ये मैं अभी YouTube पे क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि आचार संहिता चल रही है, और मैं सरकारी कार्मिक हूँ, तो भाई साहब डर लगता है। ठीक है, हाँ ओके। तो YouTube जैसे ही आचार संहिता का मामला थोड़ा निपटा, उसके बाद इसके भी आएंगी, साइकोलॉजी का पार्ट भी, उसके भी सारे सभी चीज़ों के क्वेश्चंस आएंगे, और कंटिन्यू रहेगी फिर क्लास। ओके,
बिल्कुल बिना तनाव के जो पार्ट लूँगा 100% ईमानदारी के साथ में, और टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम होता है। बिल्कुल काम जो करूँगा बिल्कुल व्यवस्थित करूँगा, न फालतू भागता हूँ। दूसरी बात, मैं मेरी क्लास को गवर्न खुद करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करता हूँ, उनके अनुसार ही मैं टाइम मांगता हूँ मैनेजमेंट से, और जितना टाइम कहता हूँ उसका मुझे मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा सिलेबस भी होता है। मेरे पर इंस्टीट्यूट की तरफ से कभी भी किसी भी प्रकार का 0.1% भी दबाव नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि जब शिक्षक के पास में पूर्ण अधिकार होते हैं और वो स्वतंत्र होता है तो वो ढंग से कर पाता है, दबाव में काम अच्छा होता नहीं है। और ये मेरी इस डेकोरम का और मेरी डिग्निटी का इंस्टीट्यूट ख्याल भी रखता है, ठीक है? तो ये बेटा बिल्कुल करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बनाए हुए भी हैं, 200-250 क्वेश्चन आरटी एक्ट पे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मार्केट में सवाल नहीं है, लेकिन मैंने बना रखे हैं, कम से कम 70-80 क्वेश्चन उस पर भी बनाए हुए हैं सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो भी हो जाएगा, ठीक है? अभी तो इसको अपन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद वो भी करेंगे तरीके से, है ना? उसके बाद मान लीजिए बालक कक्षा 1 में पढ़ा, कक्षा 2 में पढ़ा, फिर वो शिक्षा की मुख्य धारा से क्या कर गया, हट गया, ठीक है? ओके। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब ध्यान दें, स्थानीय प्राधिकारी। अब भाई साहब मैंने आपको बताया है स्थानीय प्राधिकारी का मतलब, एक तो केंद्र सरकार के अधिकारी और एक क्या, राज्य सरकार के अधिकारी। एक तो क्या, केंद्र सरकार है। अब केंद्र सरकार के अधिकारी कभी भी स्कूल में नहीं आते हैं। राज्य सरकार के अधिकारी अब कौन कौन से हो जाएंगे, देखो, एक तरफ तो उस ब्लॉक का क्या हो गया, एसडीएम हो गया, एक हो गया उस ब्लॉक का आपका कौन सा, तहसीलदार, कौन हो गया, तहसीलदार हो गया, ये तो हो गया प्रशासनिक अधिकारी। इसके साथ उस ब्लॉक का हो गया सीबीओ, एसीबीओ, ठीक है, और साथ में हो गया उस ग्राम पंचायत का पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पीओ या प्रिंसिपल साहब। इनको हम क्या बोलेंगे, स्थानीय प्राधिकारी। क्लियर है? अब इनका ये दायित्व है, किनका, स्थानीय प्राधिकारी का ये दायित्व है कि वे क्या करेंगे, उस बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास करेंगे। धारा 4 ये कहती है कि अगर कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ देता है तो स्थानीय प्राधिकारी समुचित, शब्द क्या आएगा, समुचित, समन्वित, समुचित एवं क्या, समन्वित प्रयास करते हुए उस बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब समझ में आ गई बात, कि अगर बच्चे ने किसी भी कारणवश से, कारण कुछ भी हो सकता है, उसको शिक्षा पूर्ण करनी थी लेकिन किसी वजह से उसने अपनी शिक्षा के बीच में स्तर को छोड़ दिया, तो जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, पीओ, सीबीओ, जो भी आपके नजर में शब्द आएगा स्थानीय प्राधिकारी में, अधिकारी वर्ग में, उसका यह दायित्व है कि वह उस बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लौटा के लाएगा। कैसे लौटाएगा, उसके माँ बाप को समझाया जा सकता है, यस और नो? गए घर पर और समझाया उसको कि भाई देखो ऐसा है कि आप ऐसा मत कीजिए, है ना, बच्चे को स्कूल भेजो। तो देखो जब घर जाते हैं ना बच्चियों के या बच्चों के घर, तो कुछ ऐसे रीजन भी है जहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं आपको बताता हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ बेल्ट है, तो मेरी पहली पोस्टिंग उधर ही थी, तो वहाँ पर है फ़र्क है, एजुकेशन का कमज़ोर है। तो 5वीं क्लास के बाद में 3 बच्चियाँ और 2 बच्चों को क्या कर लिया, हटा लिया माँ बाप ने, ठीक है। तो छुट्टियों के अंदर एक सर्वे चलता है जिसका नाम होता है CTS सर्वे, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे। क्लियर? चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे का मतलब है बच्चे को ट्रैक किया जाएगा। जैसे अपन को सामान मंगवाते हैं उसको ट्रैक नहीं करते कि कहाँ तक पहुँचा, भाई ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाते तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से मोबाइल में कर सकते हैं नंबर डाल के। ऐसे ही बच्चे को ट्रैक किया जाता है कि बच्चा कहाँ रुका हुआ है, स्कूल क्यों नहीं आ रहा।
करते कैसे हैं, जब अब जैसे छुट्टियां होने वाली 17 तारीख से क्या होंगी छुट्टियां, तो अब एक ग्रेड सेकंड का टीचर और 2 ग्रेड थर्ड के टीचर, उनका एक दल बनेगा 3 सदस्यों का, ठीक है। और मान लीजिए एक गांव के अंदर 6 वार्ड हैं, कितने वार्ड हैं 6, ओके। तो हमने क्या किया, ये प्रत्येक दल को 2-2 वार्ड संभला दिए। अब वो क्या करेंगे, दोनों ग्रेड थर्ड के टीचर और एक ग्रेड सेकंड का टीचर, तो दल प्रभारी तो होगा ग्रेड सेकंड का, उनमें से एक होगा रजिस्टर प्रभारी जिसके पास रजिस्टर होगा, और एक होगा सूचना लेने वाला। क्लियर बात, ये होता है सीटीएस सर्वे के दल का गठन कर दिया। अब वो कहाँ जाएंगे, बच्चे के घर, कारण जानेंगे कि बच्चा किस वजह से स्कूल के अंदर नहीं आ रहा, उस रजिस्टर में लिखेंगे, उस रजिस्टर की पूरी सूचनाएं फिर एग्जाई होंगी, और फिर प्रत्येक बच्चे की रिपोर्ट बीओ ऑफिस में, इसमें सीबीओ ऑफिस में आएगी, सीबीओ से डीओ ऑफिस में जाएगी, डीओ से राजस्थान शिक्षा विभाग के पास जाएगी कि किस वजह से बच्चे, फिर रिसर्च होता है कि भाई ऐसा क्या किया जाए एजुकेशन में ताकि इस कारण को हटाकर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। तो सीटीएस सर्वे समझ में आएगा, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, ठीक है। तो वहाँ पर समझाया जाएगा कि भाई क्या वजह है, तो वजह क्या आती हैं कि साहब 5वीं बच्ची ने पढ़ ली, अब क्योंकि बाल विवाह बहुत होते हैं इस बेल्ट में, सीधे एक लाइन खींच दो आप, नोखा, नागौर और जोधपुर, हालांकि इधर भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी जगह होते हैं, शेखावाटी एरिया में नहीं होते हैं, क्योंकि एजुकेशन का लेवल जहाँ थोड़ा ठीक ठाक होगा वहाँ पर ये चीज़ें क्या मिलेंगी आपको, कम मिलेंगी। क्लियर है। तो मैं बात कर रहा था उसके, तो बच्चों के जवाब क्या आते हैं, साहब 5वीं क्लास होगी, अब मारे तो रिश्तो कर दियो बच्चियां को, और मैं तो बच्ची ने पढ़नावांगा। सोच के देखिए 5वीं 6ठी क्लास की बच्ची है, बाल विवाह हो रहा है उसका, वो साहब ऐसी क्या जरूरी है, अरे साहब लड़की कहाँ है, बाद में मिलेगा नहीं न, और मारा एक नानचो है, समझते हो ना नानचो, एक नानचो है, अभी नानचा की भी मेसा के आटा साटा में क्या करके ला रहे हैं, बच्ची उधर से ला रहे हैं और इधर लेके जा रहे हैं, नहीं समझ में, मैं समझाता हूँ। एक छोटा लड़का और है, हम 2 लड़कियां देंगे और उनके घर से एक लड़की लेके आएंगे। इस प्रथा को राजस्थान कल्चर की भाषा में कहते हैं आटा साटा प्रथा, ठीक है। जैसे सचिन लेके आया था किसको, ठीक है, तो अपने यहाँ से एक और गई थी, अलवर से गई थी ना एक लड़की, पता नहीं नाम याद नहीं मेरे को, है ना, तो बैलेंस करने के लिए गई थी, बोलो देशों में टकराव नहीं हो, ठीक है। तो हुआ ये कि लड़की को क्या करेंगे, हम शादी करेंगे, मतलब उस उम्र में शादी कर देंगे हम हमारी जिम्मेदारी से। मैंने कहा कि साहब अब तो बच्ची के पढ़ने की उम्र है, अरे साहब बहुत पढ़ ली, कौन सा कलेक्टर बनेगी, ये मानसिकता है अभिभावकों की, और उस छोटी बच्ची को दुनियादारी कुछ नॉलेज ही नहीं है, और उसकी क्या कर दी जाती है, शादी कर जाती है। वहीं से उसके दिमाग पे मानसिक तनाव आने लगता है, उसके पूरे डेवलपमेंट का कचरा हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कारणों को जानेंगे अधिकारी वर्ग, और वो समुचित व समन्वित प्रयास करेंगे, उस बच्चे को वापस शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अब चीजें देखो कैसे, मान लीजिए उसने कक्षा 3 के बाद से स्कूल छोड़ा, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि उसने कक्षा 3 से स्कूल छोड़ा, ये सीटेट का सवाल बता रहा हूं मैं आपको, कक्षा 3 से या 3 के बाद से। 3 के बाद से का मतलब है कि उसने कक्षा 1, 2 और 3 क्या कर ली है, पढ़ ली है, क्लियर। और 3 से का मतलब है उसने कक्षा 1 और 2 पढ़ी है, 3 में आया तो उसने स्कूल क्या कर दिया, छोड़ दिया। और अब अगर उसके मम्मी पापा को समझाकर हम उस बच्चे को 3 साल बाद, कितने साल बाद बेटा, 3 साल बाद वापस मुख्य धारा में लेके आते हैं, तो अब उसे कक्षा 3 या 4 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा भाई साहब, उसको उसके आयु वर्ग के अनुसार जो कक्षा है उसकी उसमें प्रवेश दिया जाएगा। तो 3 के बाद से, पहले वाले को उत्तर दे दूं तो देखो 3 साल बाद चौथी कक्षा गई, उसकी आयु ज्यादा है 5 और 6, तो कक्षा कौन सी में प्रवेश देंगे,
7 में। समझाई बात? कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? 7 में। ठीक है। और अगर उसने कहां से? कक्षा 3 से विद्यालय को छोड़ा है, तो उसे हम कौन सी कक्षा में प्रवेश देंगे? कक्षा 6 में प्रवेश देंगे। तो पहले 3, 4 और 5, तो कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। अब सुनो धारा 4 क्या कहती है कि अगर कोई बालक अपनी मुख्य धारा को छोड़ देता है तो स्थानीय प्राधिकारी वर्ग, क्या? स्थानीय प्राधिकारी वर्ग समुचित का मतलब समय के अनुसार उचित निर्णय ले। जैसा समय है वैसा उचित निर्णय ले। तुम गए समझाने के लिए, अगला लठ लेके साथ भाग रहा है तो समझाना नहीं है, वापस आना है उसको। ये उचित निर्णय है भाई। अगला कुत्ता लगा दे तुम्हारे पीछे, बोला मैं बताता हूँ आजा तेरे को एजुकेशन, तो कुत्ता, तो फिर समझाना नहीं है, वापस आना है। समुचित का मतलब समझ में आ गई बात? समय के अनुसार उचित निर्णय, एक बात। और समन्वित का मतलब है मम्मी पापा को समझाकर आपस में क्या करके एक कोऑर्डिनेशन बैठा के फिर समझाना है। तो स्थानीय प्राधिकारी समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए, ठीक है, बालक को उसके आयु वर्ग के आधार पर, अरे वो सही है, हेलो टी शर्ट, हाँ सही है, वो स्क्रॉल मत कर, उसको मोबाइल को जेब में डाल ले, डाल ले बेटा, हाँ डाल ले, डाल ले, हाँ ठीक है। अब आगे मत करना है ना। आंखें सही है मेरी? अच्छा, कहा उसको असर उधर भी हो रहा है, एक और था वो अपने आप ही सही हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, देख जो तेरा है ना वो तेरा ही रहेगा, और तू लाख कोशिश कर ले, अगर कोई जाएगा ना तो तू रोक ही नहीं सकता, पक्की बात है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो बेटा इस बात का विश्वास रख, ओए कोचिंग के है तुम्हारे नहीं है, इस बात का विश्वास रख, है ना, और तसल्ली से पढ़, क्या पता आगे उम्मीद हो कुछ हो ही जाए। ठीक है ना? हाँ, ये नहीं स्टूल नहीं, हंसी मजाक एंजॉय ठीक लगता है, लेकिन ये वाहियात नहीं। हाँ, अब लिखो बाद, तो स्थानीय प्राधिकारी वर्ग समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को उसकी आयु वर्ग, किसके आधार पर बेटा? आयु वर्ग के आधार पर, किसके आधार पर? आयु वर्ग के आधार पर मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास करेगा। जैसे कोई बालक कक्षा 3 से या कक्षा 3 के बाद से 3 वर्ष पश्चात शिक्षा की मुख्य धारा में लौटता है, तो 3 से का मतलब है कक्षा 6 में, आयु वर्ग जोड़ दो, 3 साल जोड़ दो, और 3 के बाद से का मतलब कक्षा 7 में उसको प्रवेश दिया जाएगा। अब तुम कहोगे कि साहब वो तो 3 साल में तो जप्पा डप्पा गोड़ हो जाएगी, है ना, मतलब उसका तो मामला शांत हो जाएगा, क्या कि उसको कुछ आएगा ही नहीं, जो सीखा वो भी क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। इस बात से सरकार को मतलब नहीं। सरकार क्या कहती है? पहले तो भाई साहब स्कूल में लाओ, ठीक है, अब जो अधिगम अंतर आएगा, क्या होगा बेटा? अधिगम अंतर आएगा, उस अधिगम अंतर को कम करने के लिए, अधिगम अंतर जो होगा ना, पढ़ाई का जो गैप आ गया, उसको कम करने के लिए ब्लॉक लेवल पर, कौन से लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर 3 से 6 माह का ब्रिज कोर्स, क्या किया जाएगा? 3 से 6 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित किया जाएगा, और उस बच्चे को वर्तमान शिक्षण स्तर के अनुसार लाया जाएगा। ये है धारा 4। क्लियर है? क्या है? बालक जिसने मुख्य धारा को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, उसे कौन लाएगा? स्थानीय प्राधिकारी। कैसे लाएगा? समुचित और समन्वित प्रयासों से। क्लियर? बच्चे को किस अनुसार प्रवेश दिया जाएगा? आयु वर्ग के अनुसार। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कक्षा 3 से 3 साल बाद, कक्षा 3 से 3 साल बाद, या कक्षा 3 के बाद से 3 साल बाद। अंतर आएगा कि नहीं आएगा? एक मत मान लेना इसको, 3 से और 3 के बाद से अंतर है कि नहीं है? 3 के बाद का मतलब है कक्षा 3 पूरी कर ली, और 3 से का मतलब कक्षा 3 पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये अंतर आएगा। ये एच टेट में भी पूछा जा चुका सवाल, और सी टेट में भी सवाल को पूछा जा चुका है कि एक बालक है जो कक्षा 3 से या 3 के बाद से 3 साल बाद प्रवेश लेता है, मुख्य धारा में जुड़ता है, तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो मैंने 2 सवाल एक साथ बनाए हैं। 3 से का उत्तर आ जाएगा कक्षा 6, और 3 के बाद से का उत्तर आ जाएगा कक्षा 7। इज दैट क्लियर? लिख सकते हैं? लिखो।
लिखें भाई, लिखें धारा 4, धारा 4 के अनुसार, धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक, आप नाराज हो मेरे से? पीछे वाला लास्ट में चेक वाला नाराज हो गया? नहीं हो तो लिख ले यार। मैं बेटा फिर भिगो भिगो के मारूंगा, तुम कहोगे कि गुरुजी अब ऐसा तो मत करो आप, है ना। हाँ लिखो, धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक, यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा, यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ देता है, शिक्षा की मुख्य धारा को क्या कर देता है? छोड़ देता है, तो स्थानीय प्राधिकारी, तो स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी समुचित एवं समन्वित, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए, दोनों बातों का अर्थ समझ में आ गया? समुचित का मतलब भाई जैसा समय है ना वैसा निर्णय लेगा, समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए, समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगा, बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगा, मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगा। क्लियर? जैसे जैसे यदि कोई बालक इतना असर तो हो गया, तुम पर थोड़ा धीरे करने लग गए। पहले तो मतलब कुछ भी होता बम्बार्डमेंट होता था, अब थोड़ा थोड़ा एनर्जी को सही दिशा में थोड़ा ठीक है ना। पहले दिन आया तब तो तुमने वेलकम ही गजब किया था मेरा। मैं डर गया यार, मैं ये तो मारेंगे ऐसे तो। फिर वो थोड़ा सा होता ना कि जाति का असर भी होता है ना, वो थोड़ा वो वाला जीन है ना, ऐसे कैसे कर सकता है कोई, नहीं कर सकता, वेल है भाई, बराबर में लो, है ना, तो मामला शांत। फर्क पड़ता है भी, देखो उस चीज का। हैं क्या? मैं डर गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाट मर सकता है, डर नहीं सकता। आगे लिखो, लिखो, मैं क्या बोल रहा था? जैसे यदि कोई बालक कक्षा 3 से या 3 के बाद से, कक्षा 3 से या क्या 3 के बाद से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मुख्य धारा में लौटता है, 3 वर्ष पश्चात मुख्य धारा में लौटता है, मुख्य धारा में लौटता है, तो बालक को उसकी आयु वर्ग के अनुसार, बालक को उसकी आयु वर्ग के अनुसार लिख लिया। कक्षा पहले क्या लिखा है, लाइन 3 से लिखा है या 3 के बाद से? 3 से, तो लिखो कक्षा 6, सही है क्या?
कक्षा 6 वह क्या, सॉरी 3 से कक्षा 6 ओब्लिग, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है 3 से या 3 के बाद से, तो यहाँ क्या लिखोगे कक्षा 6 या तो ओब्लिग लगा दो या लिखो या कक्षा 7 में, कक्षा 7 में प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 7 में प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 7 में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अब नीचे नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखें, बालक के अधिगम स्तर अंतर को, बालक के क्या अधिगम स्तर अंतर को कम करने के लिए, अधिगम स्तर अंतर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, कौन से स्तर पर बेटा, ब्लॉक स्तर पर, कौन से स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर 3 से 6 वर्ष का, 3 से कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 से 6 माह का, 3 से 6 माह का ब्रिज कोर्स, 3 से 6 माह का क्या बेटा, ब्रिज कोर्स आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 3 से 6 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित किया जाएगा। क्लियर? ओके भाई, ये धारा कौन सी हो गई, 4। ठीक है, अब आएगी धारा 5। ये सवाल हो ही गया। धारा 5, करें शुरू। इसमें बच्चे का जो टीसी प्रमाण पत्र है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसका उल्लेख है। तो धारा 5 में बालक की टीसी, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। अब अगर बालक क्या करता है, अपनी टीसी के लिए, किसके लिए, टीसी के लिए आवेदन करता है, क्या करता है, आवेदन करता है, तो उसे तुरंत टीसी दी जाएगी। उसको किसी भी कारण से मना नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि स्कूल संचालक ने टीसी रोक ली, ठीक है, तो कलेक्टर के हस्तक्षेप से या किसी भी हस्तक्षेप से टीसी दी जाती है बच्चे को। आप टीसी नहीं रोक सकते आरटी एक्ट में, आपको टीसी देनी ही पड़ेगी। ठीक, आप पैसे मांगते तो कोई दूसरे प्रावधान अपनाओ, लेकिन आपको टीसी देनी ही होगी। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि टीसी प्राप्त करने के बाद में दूसरे स्कूल में जब वो एडमिशन लेगा तो उसके क्या प्रावधान रहेंगे, समझ आई बात? तो यहां पर मान लीजिए धारा 2 और उपधारा 14 वापस आएगी, वही धारा, उसको समझेंगे। और उपबंध क्या है, 1, और इसमें क्या आएगा बेटा, सरकारी विद्यालय। क्या होगा, सरकारी विद्यालय। अब ध्यान से समझना, हल्का सा थोड़ा जोर आएगा इसमें, ये याद रह जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी विद्यालय, अब सरकारी विद्यालय की जो टीसी मिलेगी, उस टीसी के आधार पर आप उसी राज्य में, किसमें बेटा, उसी राज्य में, या
अन्य राज्य में निशुल्क प्रवेश लेने के हकदार होंगे। कैसे? आप में से धौलपुर का कौन है? चलो ठीक है, मैं समझ गया ना। अब मान लीजिए रूपवास का है या हाथी नंगला का है या वहां के आसपास का कोई लड़का है, तो उसके भाई साहब एमपी भी नजदीक लगता है और उसके 50 किलोमीटर दूर आगरा पड़ता है, तो वो आगरा भी नजदीक पड़ता है। और जब भरतपुर से आप धौलपुर जाते हो तो बीच में यूपी आता ही 8-10 किलोमीटर, है ना। आपके राजस्थान वाले सारे पेट्रोल पंप कहाँ से, डीजल कहाँ से डलवाते हैं? यूपी वाले से डलवाते। ऐसा नहीं है, मैं सभी जगह घुमा हूँ, मुझे हर चीज़ ध्यान है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है ना। सही बताया कि नहीं बताया? चलो ठीक है। अब मान लीजिए आप में से आपकी मम्मी हो सकता है आगरा के आसपास की हो, इधर के आसपास के, भाई आसपास के क्षेत्र है तो स्थानीय संस्कृति में रिश्ते होते हैं कि नहीं होते? हो भी सकता है। और आप राजस्थान में पढ़ रहे हैं, धौलपुर जिले में पढ़ रहे हैं, और उधर आप अपने ननिहाल गए, और मान लीजिए आपका ननिहाल आगरा पड़ता है, तो स्टेट बदल गया कि नहीं बदल गया? यस और नो? अब आरटी एक्ट केवल राजस्थान में तो लागू है नहीं, आरटी एक्ट तो कहाँ लागू है? तो जो धारा आरटी एक्ट की राजस्थान में लागू, वही धारा यूपी में भी लागू है, हाँ या ना? है ना। तो जैसे ही बच्चे ने मान लीजिए धौलपुर के किसी स्कूल से क्या लिया, टीसी कटवाई, और वो कहाँ गया? यूपी के आगरा के किसी गांव के स्कूल में गया, तो भाई साहब वो जब प्रवेश टीसी देगा ना अपनी, तो निशुल्क प्रवेश मिलेगा उसको। इस बात का ध्यान रखें। तो धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 के अनुसार, ठीक है, प्राप्त जो ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट, कोण में ध्यान दो, व्हाइट शर्ट, आगे देखो, धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 के अनुसार टीसी प्राप्त करने पर, ठीक है, राज्य, अब धौलपुर का बच्चा मान लीजिए जयपुर आए तो उसको उस राज्य में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वही बच्चा अगर दूसरे राज्य में जाए तो भी उसको क्या मिलेगा? प्रवेश मिलेगा। और प्रवेश भी कैसा मिलेगा? निशुल्क मिलेगा। कैसा मिलेगा? निशुल्क। एक बात समझ में आया बात? तो धारा 5 की उपधारा 1 क्या कहती है कि धारा 2 के उपधारा 14 के उपबंध 1 के अनुसार सरकारी से सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेने पर राज्य के अंदर और राज्य के बाहर प्रवेश कैसा मिलेगा? निशुल्क मिलेगा। अब शायद समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि यहाँ पर भी सरकारी स्कूल है और वहाँ पर भी क्या है? सरकारी स्कूल। तो अगर स्कूल सेम है तो ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट क्या होगा? निशुल्क स्थानांतरित होगा कि नहीं होगा? और मान लीजिए यहाँ आप किस में पढ़ रहे हैं? सरकारी में, और वहाँ आप धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 4 में चले गए, मतलब प्राइवेट स्कूल में, तो फीस देनी पड़ेगी। फीस देनी पड़ेगी, यस और नो? ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए आपकी क्या है? धारा 2 की उपधारा 14 और क्या है? 2, उसमें क्या है? अनुदानित विद्यालय। तो हो सकता है राजस्थान सरकार किसी भी स्कूल को क्या दे रही हो? अनुदान दे रही हो, लेकिन हो ध्यान दे रहे भाई, कई देर होगी अब तो भाई, घूमते घूमते कई देर होगी, अब ध्यान दे लो थोड़ा, कोशिश करो थोड़े से ना। हाँ और क्या कहूँ तो यार, अब ध्यान नहीं दे रही तो ये तो बोलो ना ध्यान दे भी, है ना। इसके अलावा और कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास। हाँ, अपने पास फिर वो भी नहीं है तो कोई हो, अपन तो एक सारे सलटाते हैं, बात खत्म। ध्यान दो ना। धारा 2 की उपधारा 14 के 1 में सरकारी से सरकारी में जाएगा तो राजस्थान स्टेट की बात करो, राजस्थान के जिले की बात करो, या राजस्थान स्टेट से बाहर की बात करो, निशुल्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रवेश? यहां तक सहमत है। अब अनुदानित विद्यालय है, धारा 2 उपधारा 14 के उपबंध 2 में कौन से विद्यालय आते हैं? अनुदानित। अनुदानित विद्यालय में हो सकता है राजस्थान सरकार उसको अनुदान देती और यूपी की स्कूल अनुदान नहीं देते। जिस स्कूल में जाए तो वहां पर शुल्क लगेगा, टीसी ले जाओ लेकिन शुल्क लगेगा। फिर धारा 14 की उपबंध 3, ये खास श्रेणी के विद्यालय हैं तो शिफ्टिंग होगी तो पैसा लगेगा। और धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 3, प्राइवेट से प्राइवेट में,
है ना। तो अब प्राइवेट में चाहे भाई साहब यहाँ से जाकर पिछली इस गली वाले दूसरे रूम में चले जाओ, है ना, और दूसरी क्या कर लो, जैसे यहाँ से जाकर दूसरी कोचिंग में आप प्रवेश लो, तो ये थोड़ी है कि वहाँ दे दी थी यहाँ ना मत दो, नहीं है ना। इसका मतलब जैसे ही आपने क्या किया, स्कूल चेंज किया, है ना, तो प्राइवेट से प्राइवेट में जाओगे तो फीस नहीं लगेगी, लेकिन धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 4 से अगर धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 में जाओगे, बताओ, तो फीस नहीं लगेगी, और उपबंध 1 से उपबंध 4 में जाओगे तो फीस लगेगी। ये है टीसी के प्रावधान। अरे भाई साहब, सरकारी स्कूल से प्राइवेट में जाओगे फीस लगेगी, और प्राइवेट से सरकारी में जाओगे तो सरकारी में तो 100% क्या है, फ्री है। अब समझ में आएगी बात। तो मैंने वो स्थान ही तो बोला था वहां का। तो सरकारी से सरकारी में जाओगे तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, ठीक है। अनुदानित विद्यालयों में राज्य के अंदर और राज्य के बाहर निःशुल्क प्रवेश नहीं मिलेगा, खास श्रेणी के विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश नहीं मिलेगा, और प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट से कहाँ जाओगे, सरकारी में जाओगे तो शुल्क नहीं लगेगा, सरकारी से किस में जाओगे तो शुल्क लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? यही बताना था धारा 5 के अनुसार। लिख सकते हैं? बोलो किसी को डाउट हो तो। अगर किसी को यही नहीं पता है कि चल क्या रहा है तो उसके डाउट वैसे भी नहीं है। क्यों, सही है ना? हाँ सही है भाई। जिसको ये नहीं पता कि चल क्या रहा है तो उसके तो डाउट वैसे भी नहीं है, वो तो मामला साफ है ना। और जिसको समझ में, जो समझने की कोशिश कर रहा है तो उसको 100% समझ में भी आएगा, है जी। पता है आपको सबको? चलो अच्छी बात है। लिखो लिखो धारा, कोई बात नहीं बेटा, तो पता है तो लिखें। धारा 5, इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत धारा के अंतर्गत बालक के स्थानांतरण पत्र टीसी, इस धारा के अंतर्गत बालक के किसका स्थानांतरण पत्र या टीसी का प्रावधान है। टीसी का प्रावधान है। यदि कोई बालक टीसी प्राप्त करने के लिए यदि कोई बालक टीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे तुरंत टीसी जारी की जाएगी। तुरंत टीसी जारी की जाएगी। और यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है, और यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर लिखें, टीसी प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया के निम्न प्रावधान हैं।
टीसी प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया के क्या है बेटा, निम्न प्रावधान हैं। ठीक है, निम्न प्रावधान हैं। तो अपन ये 4 प्रावधान लिखेंगे। ठीक है, सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में जाने पर राज्य के अंदर और राज्य के बाहर क्या होगा, निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। तो लिखें, पहला प्रावधान लिखो, लिखें धारा 2, खुद लिखो, तुम देखें क्या लिखोगे। धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 1 के अनुसार उपबंध 1 के अनुसार सरकारी विद्यालय से सरकारी विद्यालय में जाने पर, सही है क्या, सरकारी विद्यालय से सरकारी विद्यालय में जाने पर राज्य के अंदर व राज्य के बाहर, राज्य के अंदर और क्या, राज्य के बाहर निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ओके, नंबर 2, 2 नंबर, लिखें धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 2, धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 2 के अनुसार अनुदानित विद्यालय में प्रवेश लेने पर राज्य के अंदर और राज्य के बाहर शुल्क लिया जाएगा। क्या बेटा? शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं अगले सेगमेंट में 3 और 4 दोनों को इकट्ठा लिखवाऊंगा। ओके, लिखें धारा 2 उपधारा 14 के उपबंध 3 व 4 के अनुसार, उपबंध 4 के अनुसार विनिर्दिष्ट विद्यालय तथा प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश लेने पर राज्य के अंदर व राज्य के बाहर क्या शुल्क लिया जाएगा। ये हो गई भाई साहब आपकी धारा 5। टीसी का हो गया, पहले वह मुख्य धारा का हो गया, उससे पहले
निःशुल्क शिक्षा का, उससे पहले शब्दावली और उससे पहले पूरे नाम का उल्लेख। ठीक है, अब धारा 6, धारा 6 के अनुसार देखो धारा 6 क्या कहती है, इसको ध्यान से देखें कि समुचित सरकार समय, स्थान एवं दूरी के अनुसार, किसके अनुसार? समय, स्थान एवं दूरी के अनुसार, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, समय, स्थान एवं दूरी के अनुसार समुचित, मीनिंग समझते हैं आप? समुचित का मतलब समय के अनुसार उचित, एवं समन्वित प्रयास करते हुए, समन्वित प्रयास करते हुए विद्यालयों की स्थापना करेगी। क्या करेगी? विद्यालयों की स्थापना करेगी। इसके लिए वह पीएस स्कूल 1 से 5 के विद्यालय के लिए 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर दूरी को मानक मानेगी कि गांव के मुख्य चौक से पीएस की दूरी कितनी होनी चाहिए? बोलो, 1 से 5, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आई बात समझे? और छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चों की दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, वो जाएगा ही नहीं। उस राजकुमार को कितना है तैयार करो, नहीं जाऊं, खेल लूंगा, क्यों जाऊं? बहुत मुश्किल से तो पटाके तो उसको लेके जाना पड़ता है। और भाई साहब सबसे आप लोग जाओगे ना, आपके पास यही बच्चा मिलेगा। और जिस व्यक्ति को उस छोटे वाले बच्चे को पटाना आता है ना, वो दुनिया की हर चीज़ को ढंग से टैकल कर सकता है। क्योंकि छोटे बच्चे का साइकोलॉजी बड़ा अजीब होता है। वो कभी भी रो सकता है, रूस सकता है, वो उसको मम्मी की याद आ सकती है, और वो तो मम्मी की याद कर ऐसे कभी कर सकता है भाई, नीचे वाला होठ निकाल के ऐसे करके, और कभी भी रो सकता है वो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सुबकने लग जाएगा, और हो सकता है उसको बाथरूम भी आ जाए, हो सकता है उसको जुकाम भी लगा हो, और हो सकता है कि वो दूसरा कर्मकांड भी कर दे, कोई बड़ा इश्यू नहीं, कुछ भी कर सकता है। छोटा बच्चा है, इसीलिए बालक अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं होता। और एक टीचर को उन सारे कामों में क्या होना चाहिए? पारंगत होना चाहिए। भाई बच्चे का ध्यान रखना है ना। एक भाई घर के बाद में बच्चे का दूसरा सबसे अच्छा घर क्या होता है? स्कूल होता है। तो जो पुराने टीचर होते हैं ना, वो अपनी दोनों पैंट की जेब में क्या रखते हैं? टॉफियां रखते हैं या बिस्किट रखते हैं, और जैसे ही होठ निकाला बोला ये लाए, एक फिट कर दिया, बोला ये चुप, बोला, और बेचारा चुप हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या होते हैं? टेबल वगैरह होती है, खेलने वगैरह के साधन होते हैं, उसको खिलाने लग जाते हैं। 10-12 दिन तक हैंडल करना होता है, फिर उसके दोस्त बन जाएंगे, भाईला बन जाएगा। और जैसे ही दोस्त बने तो उसके बाद उसका मन लगने लग जाएगा, फिर वो जाएगा नहीं, फिर वो राजा है उस स्कूल का, बोला हम खेलेंगे यहाँ पर, है ना। तो फिर धीरे धीरे बच्चे का क्या होता है? एकोमोडेशन आने लगता है, साइकोलॉजिकल वो फिट होने लगता है, और बच्चा स्कूल में रहने लग जाएगा। लेकिन दूरी के प्रावधान की बात करें कि दूरी में भाई साहब कितना होगा? 1 से लेकर 1 से 5 के लिए 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर का दायरा रखा है। क्लियर है बात? नंबर 2, यूपीएस के लिए ये दायरा क्या होगा? 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर का दायरा। और ये पैदल दूरी है भाई साहब, ऑन फिट, है ना, पैदल दूरी है, पाँव से दूरी की बात करेंगे। अब इसमें ये नहीं होगा थोड़ी पगडंडी इधर से चलेगी इधर से चलेगी और तुमने तो खूंटा काट दिया, बोलो नहीं यही है यहाँ बनाओ, हो सकता है वहाँ मंदिर हो, है ना, 1.5 किलोमीटर बाद तुम मंदिर को थोड़ी तोड़वाओगे, बोलो ना हमारा तो गाँव का क्या रखा है। तो लमसम ये एक व्यवहारिक तरीका होता है कि 1.5 किलोमीटर की जगह हो सकता है कि 2 किलोमीटर हो जाए, 1.25 किलोमीटर हो जाए, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जाके तुम तो खूंटा काट दो, आरटी पड़ गए हैं सब, बोलो ना यहीं बनेगा हमारा, तो ना, ऐसा कोई नहीं होता। जैसा व्यवहारिक पक्ष देखा जाएगा वैसा ही स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? धारा 6 क्या कहती है?
समुचित सरकार समय स्थान एवं दूरी के अनुसार समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए, ठीक है, क्या करेगी, विद्यालयों की स्थापना करेगी, जिसमें PS कक्षा 1 से 5 के विद्यालय के लिए दूरी का प्रावधान है 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर, और ये UPS का प्रावधान है 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? लिख सकते हैं, लिखो। लिखें। धारा 6, इसके अनुसार समुचित सरकार समय स्थान एवं दूरी के अनुसार, अब समुचित का मतलब जो सरकार राज कर रही है वही हो जाएगी, है ना, हर सरकार ही करेगी स्कूल की स्थापना, तो नए स्कूल खुलते। समुचित सरकार समय स्थान व क्या दूरी के अनुसार समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए, समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए विद्यालयों की स्थापना करेंगे, विद्यालयों की स्थापना करेंगे, विद्यालयों की स्थापना करेंगे। क्लियर? विद्यालयों की स्थापना करेंगे। ठीक है भाई साहब, ओके। इसके लिए कक्षा 1 से 5 के विद्यालय, इसके लिए कक्षा 1 से 5 के विद्यालय के लिए, इसके लिए कक्षा 1 से 5 के विद्यालय के लिए, लिख लिया, 5 के विद्यालय के लिए 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर, 1 से लेकर क्या 1.5 किलोमीटर दूरी का प्रावधान है, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर दूरी का प्रावधान है, दूरी का प्रावधान है, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर दूरी का प्रावधान है। वो ऑफिस के हैं या पीछे बैठे हैं कोई? अब ऑफिस के हैं क्या? उत्कर्ष की टीम के हैं क्या आप? बड़े मजे ले रहा है यार, मतलब इतना आइडियल मुद्रा में बैठा है जैसे मॉनिटर करते हैं ना सभी को। और मैं और ये सोच रहा हूँ कि यार कौन स्टूडेंट है क्या? तथा यूपीएस के लिए, तुम्हें पता है मेरे पास सर तो कुछ होता नहीं, क्यों ट्राई करते हो? हाँ, तथा यूपीएस के लिए, यूपीएस के लिए लिख लिया, यूपीएस के लिए 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर, 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर दूरी का प्रावधान है, 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर दूरी का प्रावधान है, दूरी का प्रावधान है। ठीक है भाई साहब, तो ये कौन सी होगी? धारा 6। उसके बाद लिखो धारा 7। क्या हो गया? अरे ना आज कराएंगे। लिखो लिखो, इसके अंतर्गत लिखो, कल समझाऊंगा, लिख लो आज, है ना? हाँ, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत धारा 7 में, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य, केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात,
वित्तीय अनुपात प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकार के क्या वित्तीय अनुपात प्रतिशत को दर्शाया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के किसको वित्तीय अनुपात प्रतिशत को दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार तो शिक्षा देने के लिए कितने पैसे खर्च करेगा, राज्य सरकार कितना खर्च करेगा। देखिए यह अनुपात प्रतिशत, यह अनुपात प्रतिशत 60:40 है। यह अनुपात प्रतिशत कितना 60:40 है, लिख लिया। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, किन के लिए, पूर्वोत्तर, वो तो 7 सिस्टर्स है ना, वो मेघालय पता नहीं कौन कौन से है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जगह जो भी है ना, वो तुम जानो। ये अलग बात है कि मैं सरकारी लेक्चरर ज्योग्राफी का हूँ नहीं, मैं सरकारी व्याख्याता ज्योग्राफी का हूँ। स्कूल में जब तक मैं स्कूल में पढ़ा रहा था सरकारी सेवा में, तो 4 साल तक मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई, लेकिन मैंने ठीक ठाक पढ़ा दी थी, बच्चे पास हो जाते थे, इज्जत रख लेते थे ठीक है, क्योंकि मदर सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा। फिर साइकोलॉजी से पीजी करने के बाद 2012 से साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दी, फिर पीछे देखा नहीं। अब मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने बायोलॉजी से और ज्योग्राफी से पीजी करके दोनों से क्या किया, एग्ज़ाम दिया, और भगवान के दया से पढ़ने में ठीक ठाक था, दोनों में एक साथ सेलेक्ट हो गए, एक भर्ती में। अब दिक्कत ये आ गई कि अब चुने किसको, तो घर के नज़दीक तो आ गई ज्योग्राफी में पोस्टिंग, और बालोतरा के पास एक स्कूल, वहाँ मेरी आ रही थी बायोलॉजी में पोस्टिंग, तो मैंने बायोलॉजी को तो बोल दिया राम राम, वो पढ़ानी भी नहीं थी वैसे। और ज्योग्राफी में मैंने सीकर के पास में मेरी पोस्टिंग होगी, तो मैं आराम से पढ़ाने लगा। अब फिर भाई साहब पढ़ा, उसको बढ़ाया, फिर मैंने इंटरव्यू दे के मैं यहाँ आ गया, तो ज्योग्राफी को भी राम राम। अगले साल शायद प्रिंसिपल बन जाऊँगा, तो फिर वैसे नहीं पढ़ानी है, मामला ख़त्म। ठीक है, हाँ लिखो बेटा, यह अनुपात प्रतिशत कितना है, 60:40 है। क्लियर। उसके आगे लिखो, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, किसके लिए बेटा, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात प्रतिशत 90:10 है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात प्रतिशत क्या है, 90:10 है। एक लाइन और लिखेंगे फिर छोड़ दूंगा, ठीक है, 90:10 है। लिखें, यह अनुपात प्रतिशत, यह अनुपात प्रतिशत, यह अनुपात प्रतिशत अनिल बोरदाई, एक व्यक्ति का नाम है अनिल बोरदाई, अनिल बोरदाई, यह अनुपात प्रतिशत क्या, अनिल बोरदाई समिति की सिफारिश पर तय किया गया है। अनिल बोरदाई समिति की सिफारिश पर तय किया गया है। अनिल बोरदाई समिति की सिफारिश पर तय किया गया है। ठीक है, तो कितनी धाराएं होगी, 7। कल लगभग मतलब 25-26 तक पहुंच जाएंगे, परसों धाराएं खत्म होंगी। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।